जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, मैं क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ अंतर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इनसे आपका 3 नंबर या फिर कभी कभी 5 नंबर का भी प्रश्न आ जाता है, वो आपका फिक्स हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग भर्जन एवं निस्तापन के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ मैंने भर्जन लिखा हुआ है, एक तरफ निस्तापन लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। भर्जन की ओर पहला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो क्या, देखिएगा। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, लेकिन जो निस्तापन होता है इसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। दोस्तों, दूसरा नंबर का देखिए हमारा जो पॉइंट है वो क्या, देखिए देखिए भर्जन की ओर देखिए, यह प्राय यानी कि यह अत्यधिक सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी भर्जन जो है वो स्पेशली सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन जो निस्तापन है दोस्तों वो कार्बोनेट अयस्क के लिए स्पेशली किया जाता है। ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा नंबर का देखिए हमारा जो पॉइंट है वो क्या, देखिएगा। इस विधि में अयस्क ऑक्सीकृत होते हैं। जाहिर सी बात है, जिसमें ऑक्सीजन आएगा उसमें ऑक्सीकृत होगा। और निस्तापन में क्या होता है दोस्तों, इस विधि से अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है। मतलब जब ये वायु की अनुपस्थिति में होगा तो इसका निर्जलीकरण होता ही होता है। और क्या होता है, वे स्पॉन्ज की तरह बिहेव करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने चौथा नंबर के टॉपिक में क्या लिखा, मतलब पॉइंट में एक एक अभिक्रिया दे दिया है दोनों की तरफ से। तो ये अभिक्रिया आपको याद कर लेना है। अभिक्रिया भी आपको अंतर में देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी आपका 1 नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम लोग अगले अंतर पर आते हैं। खनिज एवं अयस्क के में अंतर को हम लोग बात करते हैं। तो एक तरफ देखिए दोस्तों, एक तरफ मैंने खनिज लिखा हुआ है, एक तरफ अयस्क लिखा हुआ है। तो खनिज में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या, देखिएगा। भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से जितने भी तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। लेकिन अयस्क क्या, सुनिए, ये खनिज वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च से प्राप्त की जा सके अयस्क कहलाती है। ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा नंबर का देखिए हमारा जो पॉइंट है वो क्या, देखिए खनिज की तरफ सभी खनिज में धातुओं की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती। बात है क्या कि जो खनिज है उसमें धातु, अगर आप लोग धातु निकालेगा उससे तो अत्यधिक मात्रा में वहाँ से धातु नहीं निकलती है, क्योंकि उसमें कुछ गंदे गंदे चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती है साथ में, यानी कि जिसको हम लोग अशुद्धियाँ बोलते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा नंबर का देखिए हमारा पॉइंट क्या है, सो सभी अयस्कों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। यानी कि अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा अत्यधिक होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। देखिए तीसरा नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, जो सभी खनिजों से धातुओं का निष्कासन नहीं हो सकता। सभी खनिजों से क्या हो सकता है, धातुओं का निष्कासन नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, अयस्कों में सभी अयस्कों से धातुओं का निष्कासन हो सकता है। दोस्तों देखिए हमारा 4 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, सो 4 नंबर का हमारा पॉइंट है, सभी खनिज अयस्क नहीं है। आपको याद रखना है कि सभी खनिज क्या है, अयस्क नहीं है, पर सभी अयस्क खनिज है। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना है। 5 नंबर का देखिए हमारा है, खनिजों में अशुद्धियाँ पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें प्योर मात्रा में धातुएं नहीं मिलती, इसलिए उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी रहती है। और इसमें अयस्क में क्या होता है कि अशुद्धियाँ ना के बराबर पाई जाती है मेरे दोस्तों। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलिए हमारा जो अगला अंतर है, या बेसिकली हम लोग धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करेंगे। दोस्तों एक तरफ धातु अधातु लिखा हुआ है, इधर की तरफ अधातु, इधर अधातु लिखा हुआ है। तो देखिए धातु की तरफ पहला पॉइंट है, धातु विद्युत धनात्मक होती है। आपको पता होगा कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, जैसे कि देखिए Na+, Ca2+, Mg2+, Cl3+। उसी तरह अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे कि O2-, S2-, Cl- और H क्या है, अपवाद में हाइड्रोजन अपवाद में प्लस माइनस दोनों देता है, इसलिए ठीक। दूसरा नंबर का देखिए हमारा पॉइंट क्या है, सो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करिए, क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। उसके लिए मैंने आपका एक देखिए समीकरण दिया हुआ है, मतलब मैंने आपके लिए एक अभिक्रिया दर्शाया हुआ है, आपको उसको देख लेना है। दूसरा नंबर का देखिए जो हमारा पॉइंट है अधातु की तरफ, वो वाला देखिए क्या है, सो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं, अधातुएं जो चीज़ है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि उसके लिए मैंने कुछ समीकरण लिख दिया हुआ है आपको। चलिए हमारा जो तीसरा नंबर का अब जो पॉइंट है हमारा, उस पर बात करते हैं। देखिए क्या है, सो
धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सब क्या HCl, ये सब क्या अम्ल है, ये सब धातुएं अभिक्रिया करके देखिए H2O गैस बनाई है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। जैसे कि देखिए ये क्या है, एक अधातु है, ये क्या है, ये क्या क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके देखिए H2O बनाया है, H2 के जगह पे, यानी कि ये क्या करती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। आगे का हमारा अंतर जो होने वाला है वो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच होने वाला है। जैसे कि दोस्तों इधर देख सकते हो आप लोग कि इधर संतृप्त लिखा हुआ है, इधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर का जो हमारा पॉइंट आएगा संतृप्त की ओर, उसमें क्या देखिए, इसमें कार्बन परमाणु एकल आबंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चेन पाई जाती है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है मेरे दोस्तों। यही चीज क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या देखिए, इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिया बंध पाया जाता है, यानी कि इसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन चेन होता है उसमें कार्बन कार्बन इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों। ये क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हमारा जो दूसरा नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो देखिए क्या है, संतृप्त की ओर ये कम क्रियाशील होती है, यानी कि जो सिंगल बॉन्डेड होंगे वो क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। ये अधिक क्रियाशील होती है, यानी कि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। अब जो हमारा तीसरा नंबर का देखिए हमारा जो पॉइंट है वो क्या देखिए, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है मेरे दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन भी बोलते हैं। अब देखिए इस असंतृप्त की ओर, असंतृप्त इसमें जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे तो उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है मेरे दोस्तों। और जब आपको ट्रिपल बॉन्ड देखे CnH2n-2 होता है मेरे दोस्तों। और क्या कहा जाता है, देखिए जब CnH2n होता है तब उसको हम लोग अल्केन बोलते हैं, और CnH2n-2 को हम लोग अल्काइन बोलते हैं, जो कि देखिए 4 नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है। इसे अल्केन बोलते हैं और इसे अल्केन और अल्किन और अल्काइन बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलिए हम लोग आगे के अंतर को देखते हैं। हमारा जो आगे का अंतर होने वाला है वो बेसिकली भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो देखिए हम लोग भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म आधार पर दोनों पर हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल पर क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। इधर आपका एथेनॉल है, इधर आपका एथेनोइक अम्ल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो इसमें मीठी गंध आती है, तो इसकी गंध क्या होती है, मीठी गंध होती है, लेकिन इसकी गंध तीखी यानी कि दुर्गंध जिसे बोलते हैं वो होती है। देखिए दूसरा नंबर का पॉइंट यानी कि पॉइंट क्या है हमारा, देखिए इसका गलनांक 156 केल्विन होता है, लेकिन इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब थोड़ा रासायनिक गुणधर्म पर बात कर लेते हैं। लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जाहिर सी बात है जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यानी कि वो उदासीन होता है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए इधर क्या लिखा है, सो एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी जाहिर सी बात है वो क्या होगा दोस्तों, अम्लीय होता है। यानी कि जो एथेनोइक अम्ल है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरा नंबर का टॉपिक वही लिखा हुआ है, या उदासीन होता है और ये क्या होता है, अम्लीय होता है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा नंबर का देखिए पॉइंट क्या है हमारा, देखिए यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। जो हमारा एथेनॉल है वो क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जो एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके सोडियम लवण, जल तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है मेरे दोस्तों। हमारा जो आगे का जो अंतर है यह हमारा होगा धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। हम लोगों ने रासायनिक गुणधर्म के आधार पर किया, हम लोग भौतिक गुणधर्म के आधार पर करते हैं दोस्तों। तो देखिए इधर धातु लिखा हुआ है, इधर अधातु लिखा हुआ है। तो धातु की ओर जो पहला पॉइंट है वो क्या, देखिए धातु ये अधातुवर्धीय एवं तन्य होती है। क्या धातु अधातुवर्धीय और तन्य होती है, यानी कि धातु को आप लोग पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हो, जिसको हम लोग अधातुवर्धीयता कहते हैं, या फिर जिसको आप लोग खींच के लंबे तार के रूप में बना सकते हो उसे हम लोग तन्य का गुण कहते हैं दोस्तों। तो ये दोनों गुण धातु में पाए जाते हैं दोस्तों। अधातु क्या होता है, यह अधातुवर्धीय एवं तन्य दोनों नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं या टूट जाते हैं अगर उसको आप लोग खींचिएगा पीटिएगा तो। चलिए हम लोग दूसरे नंबर के हम लोग यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। हमारा जो दूसरा नंबर का पॉइंट है वो देखिए क्या है, सो धातुएं चमकदार होती है। आपको पता होगा कि धातुएं जो होती है वो चमकदार होती है। धातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन क्या एक अधातु है पर फिर भी वो चमकदार होती है, बाकी सब अधातुएं क्या होती है, चमकदार नहीं होती है। तीसरा नंबर का देखिए हमारा जो पॉइंट है वो क्या, देखिए गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है। अब जो हमारा धातु इसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है दोस्तों। देखिए 4 नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो
क्या टॉपिक मतलब पॉइंट है, देखिए धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है, इसीलिए तो हम लोग घर के बर्तनों में धातु के बर्तन का उपयोग करते हैं और बिजली लाने के लिए धातु के तार का उपयोग करते हैं, यानी कि वो ऊष्मा एवं विद्युत का क्या करती है, चालन करती है। अपवाद शीशा, शीशा क्या एक धातु है पर फिर भी वो क्या अपवाद है, क्योंकि ये दोनों ये क्या करते हैं, चालन नहीं करती इन चीज़ों का। देखिए 4 नंबर का हमारा जो टॉपिक है अधातु की ओर, वो देखिए अधातु ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती है। अपवाद में ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़कर बाकी सब क्या होती है, अधातुएं क्या करती है, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालन करती है। चीज आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों।